इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। यह कोर्स आरएस भर्ती परीक्षा 2026 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसे विकास सर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने नए पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जो आपकी मेंस की तैयारी के लिए कारगर है। आरएस मेंस 2026 का संपूर्ण कोर्स सर्मिक एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग मौज मस्ती में होंगे, घर परिवार के साथ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं सुरेंद्र खांडल आप सब लोगों का एक औपचारिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो कल अपनी एक इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी और इंट्रोडक्शन क्लास में अपन ने बेसिक वाली चीज़ें देखी थी। कुछ अपन ने सिलेबस पे चर्चा करी थी, सिलेबस में क्या चेंजेस हुए उन पे चर्चा करी थी। उसके बाद में आपको अभी नए सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उस मैटर पे चर्चा करी थी। देन अपन अकाउंटिंग बेसिक की क्लास लगा रहे थे और अकाउंटिंग बेसिक को मैंने ट्राई किया था, मैंने कोशिश किया था कि एक ही पेज में आपका अकाउंटिंग बेसिक का है वो कंप्लीट हो जाए, और बस उसी को मैंने यहाँ आपके सामने छपवाया था। अब उन्हीं चीज़ों को आज मैंने मेरे हाथ से छाप दिया है। कल आपने बार बार कहा था कि सर लिखना पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा और लिखने के लिए ही सारी चीजें थी। कल अपन ने देखा था घटना घटित होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वाउचर की जरूरत होती है, यानी कि वो घटना घटित हुई या नहीं हुई उस चीज का एक प्रमाण होता है। फिर वो व्यवहार बनता है, ट्रांजैक्शन होता है। उस ट्रांजैक्शन में दो शर्तें, एक तीन शर्तें बताई थी कल मैंने। एक प्रमाण या आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए और वैल्यूएशन इन मॉनेटरी फॉर्म होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस पुस्तक में लिखते हो दैट्स कॉल्ड द जर्नल, उसको जर्नल या रोजनामचा कहा जाता है। और सहायक बहियां भी इसको कहते हैं अपन। लेखे की प्राथमिक पुस्तक होती है क्योंकि सबसे पहले लेखा इसी में किया जाता है, प्रविष्टियां कालक्रमानुसार की जाती हैं। उसके बाद में दूसरी पुस्तक रखी जाती है खाता बही लेजर, जिसमें खतौनी की जाती है। जर्नल से लेखा खाता बही में जाता है तो इसको खतौनी बोलते हैं। लेखे की प्रधान पुस्तक या द्वितीय पुस्तक कहते हैं। और इसमें लेखा होता है वो आइटम वाइज होता है, मदवार होता है। फिर खाता बही का शेष निकाला जाता है। खाता बही में खोले गए सभी खातों का अलग अलग करके शेष निकालते हैं। खाते के दोनों पक्षों का योग का अंतर, डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ अकाउंट्स लिया जाता है। बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस की एक सूची तैयार करते हैं। खाता नहीं होता है, विवरण या खाते की सूची होती है। ये ऐच्छिक है क्योंकि ये लेखे की पुस्तकों का भाग नहीं है, इतना गहराई से देखने की जरूरत है नहीं, वैसे कल मैंने बताया था। फिर तलपट के बाद में फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण या अंतिम खाते बनाए जाते हैं। व्यापार खाता बनाया जाता है, लाभ हानि खाता बनाया जाता है, बैलेंस शीट चिट्ठा बनाया जाता है। चिट्ठा आपको वित्तीय स्थिति का पता बताता है, लाभ हानि खाता आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताता है, और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस बताता है। कल मैंने आपको लिखवाया था वही चीजें हैं इसमें। फिर आप वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं, 7 तरीके हैं, 7 तकनीकें हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की। तुलनात्मक वित्तीय विवरण तैयार करके, समानाकार वित्तीय विवरण तैयार करके, प्रवृत्ति विश्लेषण के माध्यम से, श्रम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट के माध्यम से, रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से, कोष प्रवाह विवरण फंड फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से, और अनुपात विश्लेषण रेशियो एनालिसिस के माध्यम से। ये 7 तकनीकें हैं, एक एक करके डिटेल से अपने को पढ़नी है। इनके माध्यम से अपन वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। जब व्यवहार होता है तो व्यवहार होते ही और उसे सबसे पहले जिस पुस्तक में लिखा जाता है, ये लिखने की जो प्रोसेस है उसको अभिलेखन रिकॉर्डिंग कहते हैं। फिर जर्नल से खाता बही में खतौनी की जाती है, इस प्रोसेस को वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहा जाता है। खाता बही में खतौनी करने से लेकर के खातों का शेष निकालना, तलपट बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना, यहां तक की पूरी जो प्रोसेस है इसको संक्षिप्तीकरण या समराइजेशन कहा जाता है। और वित्तीय विवरणों का फिर विश्लेषण करने, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की जो टेक्निक्स है उनका यूज करते हुए उनका विश्लेषण करने की जो टेक्निक है उसको विश्लेषण कहा जाता है। ये 4 स्टेप होते हैं। इन चारों को, अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण और विश्लेषण, इन चारों टेक्निकों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? लेखांकन कहा जाता है। ये यहां से लेकर के लाइन चल रही है और ये यहां तक आ रही है, इसको लेखांकन कहते हैं।
हाँ, जर्नल में प्रविष्टियां बनाने से लेकर के और तलपट बनाने तक की जो प्रोसेस है, इसको पुस्तपालन बुक कीपिंग कहा जाता है। ये तमाम चीजें मैंने आपको कल बताई थी। कल मैंने पूरा बना के बताया था। इसका आज ही मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि हिंदी मीडियम, ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेम है, क्योंकि ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ये मान लीजिए करवा दिए गए हैं। मेरी क्लास खत्म होने तक लगभग आप मानकर चलिए कि आज अभी जो 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, ये क्लास खत्म होने तक आज के दिन में और आपके हिंदी माध्यम के जो नोट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे ऐप पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड कर लेना। प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेंगे, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और हिंदी मीडियम में रहेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म यू दैट कि यू हैव टू वेट फॉर 1 वीक। आपको लगभग 7 दिन, लगभग 1 सप्ताह का वेट करना, इंतजार करना पड़ सकता है। ये सारी बातें हो चुकी थी, तो ये आपको कल लिखवा दिया था मैंने, उतना ही आपके काम का है। कल लिखवा दिया था। अच्छा, ये सारा काम होने के बाद इसको पूरे को अकाउंटिंग बोलते हैं। सारी जब अकाउंटिंग हो गई है तो फिर उस अकाउंटिंग को एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाया जाता है, एक स्वतंत्र व्यक्ति जो संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हो, किसी भी बाहरी किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है जो एक्सपर्ट होता है, और उसको कहा जाता है कि हमारी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो हमने ये 2 किताबें रखी हैं, फिर फाइनल अकाउंट बनाए हैं, फिर उनका विश्लेषण किया है, तो इनको आप चेक करिए। तो वो बाहरी एक स्वतंत्र व्यक्ति आता है, आपके अकाउंट्स को चेक करता है, और वो अपनी ओपिनियन, अपनी राय देता है, अपनी रिपोर्ट देता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनल अकाउंट है, ये सही और उचित, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर सूचनाएं उपलब्ध करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, उस पर अपनी रिपोर्ट देता है, अपनी ओपिनियन देता है वो स्वतंत्र व्यक्ति। बस उसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑडिटिंग। अंत में किसी स्वतंत्र व्यक्ति से लेखे की पुस्तकों की जांच करवाई जाती है, इंडिपेंडेंट पर्सन से एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करवाया जाता है, उसी को अंकेक्षण कहा जाता है, ऑडिट कहा जाता है। ये पूरा प्रोसेस आपको बता चुका हूं कल। एक बार कमेंट देख लेता हूं मैं, कमेंट दिखा दीजिए शुरू से। हाँ भाई, ललिता शर्मा सर, प्लीज क्लास नोट्स बना दो ताकि अच्छे से याद से हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा बेटा। बांध दो, क्या लिखा है ऊपर, ऊपर दिखाओ वापस। सर क्लास नोट्स बांध दो, हाँ अपलोड हो जाएंगे ना, आज ही हो जाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति ओला सर, हेलो सर, द स्क्रीन इज नॉट क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैंने कल लिखवाया था ना, वही चीजें हैं, ये आपके पास अब हाथ में आ जाएंगी। आज आज की बात है, और आज आज भी केवल इस एक पन्ने की बात है, बाकी आगे जो भी आएगा वो आपको बिल्कुल क्लियर स्क्रीन में मिलेगा। ऐसा मिलने वाला है, अभी ऐसा आपको मिलने वाला है, और ये मेरे हिसाब से एकदम क्लियर स्क्रीन रहेगी, कोई दिक्कत रहेगी नहीं है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन बात कर लेते हैं। हाँ लक्ष्मी, क्लियर नहीं दिख रहा है सर, दिख जाएगा बेटा। प्रीति ओला, मैंने अभी ज्वाइन किया है, इंग्लिश में कब पढ़ाओगे बेटा? कंप्लीटली मैं इंग्लिश में बताते जा रहा हूँ, और आगे जो भी चलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा बेटा, ठीक है। प्रीति ओला, सर ने बोला था इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे, बिल्कुल दोनों में पढ़ाएंगे बेटा। राजेंद्र कुमावत, अच्छा प्रीति, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक सपने अपने को इंग्लिश में नहीं आने लगे हैं। जिस परिवेश से अपन आते हैं, जिस इन्वायरमेंट से अपन आते हैं, जिस परिदृश्य से अपन आते हैं, वहाँ अभी भी अपने को समझने के लिए हिंदी के टच की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है। प्योर इंग्लिश टू इंग्लिश इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू एंड मी आल्सो। तो अपन बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। सर इसकी पीडीएफ भेजना प्लीज़। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर या आपका जो ऐप है, ऐप के ऊपर मिल जाएगी। रोहिता जी, सर पीसी में लेक्चर नहीं चल रहा है सर, उसके लिए आप हमारी टेक्निकल टीम से सपोर्ट करिए। रोहित बिजारनिया, सर नोट्स प्रोवाइड करवाओ। मैंने अभी आपको बताई दिया है, जैसा कि आज के दिन में आपके नोट्स हिंदी मीडियम वालों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को 2-4 दिन का वेट करना पड़ सकता है। बुद्धाराम जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अनीता कुमारी, नोट्स क्लियर शो नहीं हो रहा, आपके सामने आपको जो मिलेगा वो क्लियर शो होगा बेटा। ये थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ा, क्योंकि एक ही पेज में सारी चीज़ें समझानी थी। जब एक ही पेज में सारी चीज़ें समझानी होती है ना, थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है, और जब छोटा होता है ना तो ये आपकी स्क्रीन पे क्लियर नहीं हो पाता है। वैसे है तो क्लियर, लेकिन वो बड़ा ज़्यादा है ना, इसकी वजह से आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है बेटा। रीना मीणा, ओके सर। पंकज शर्मा, ओके सर, है स्टार्ट करो। अक्षित,
विल देयर बी ऑफ ऑन संडे? बिल्कुल बिल्कुल, संडे को तो हम सोएंगे भाई, दोपहर 1-2 बजे तक तो हम सोएंगे, फिर उठेंगे तो फिर काय क्लास होगी। संडे को ऑफ रहेगा मेरी तरफ से तो, और बाकी टीचर्स अपना अपना आपको शेड्यूल देते रहेंगे। पवन सिंह राठौड़ सर, डिस्प्ले बोर्ड बहुत छोटा दिख रहा है। मैं समझ सकता हूँ बेटा आपकी समस्या को, लेकिन मेरे पास में एक ही स्क्रीन है, एक ही बोर्ड है, और सबसे बड़ी समस्या है कि ये पूरा एक पे समझाना था। कल मैंने बनाया था, कल आपने क्लास ली होगी, या कल की क्लास एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले पुरानी क्लास को देखोगे तभी आगे की क्लास समझ में आएगी, ठीक है? तो वहाँ आपको ये चीज़ें बड़े बड़े अक्षरों में मिल जाएंगी। पूजा यादव सर, सब बोल रहे हैं वैकेंसी आने वाली है, तो ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी क्या? बिल्कुल कंटिन्यू चलेंगी। मैं मेरे सब्जेक्ट को खत्म होने तक बिल्कुल कंटिन्यू चलाऊंगा, और विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज 12 से 15 क्लासेस में आपका जो है 15 क्लासेस के लगभग आपका जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और तो उससे पहले तो वैकेंसी मुझे लग नहीं रहा है कि आ जाएगी, तो हो जाएगा अपना। वीरेंद्र मीणा, ओके सर। रोहितास बिजारनिया सर, इस पेज की कॉपी प्रोवाइड करवाना। बिल्कुल करवा दिए, मिलने वाली है आपको, आपके पास आने वाली है बेटा। वीरेंद्र विकेंद्र मीणा, ओके सर। रेखा यादव, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। ये कृष्ण कुमार स्वामी, थैंक यू सर, अच्छे से समझ आ रहा है, ओके बेटा। कपिल परमार सर, आगे पढ़ाना शुरू करिए, थैंक यू। चलिए, अब अपन कमेंट नहीं लेंगे, अब कमेंट अपन लास्ट में लेंगे। एस एस राठौड़ सर, जय हिंद, एक्स एयरफोर्स अच्छी लग रही है क्लासेस आपकी, थैंक यू थैंक यू। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद राठौड़, अब जय हिंद। चलिए, अब अपन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कल जो मैंने पढ़ाया था उसी चीज को मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि कल मैंने जो आपको करवाया था, कल मैंने आपको करवाया था, सबसे पहले घटना घटित होगी, उस घटना की 3 शर्तें मैंने आपको बताई थी, ठीक है? ये जो घटना घटित होगी, 2 मिनट में ले लेते हैं बस। ये जो घटना घटित होगी, इस घटना का सबसे पहले जिस पुस्तक में लिखा जाएगा, उस पुस्तक को बोलते हैं जर्नल। जर्नल, अच्छा जी। जर्नल में जो लिखा है वो काल क्रमानुसार किया जाता है, ठीक है? उसके बाद में आप लेजर रखते हैं, और लेजर में पोस्टिंग होती है, और लेजर में जो पोस्टिंग होती है ये आपकी मदवार होती है, यानी आइटम वाइज होती है। उसके बाद में आप जो है वो बैलेंसिंग करते हो अकाउंट्स की, खातों का शेष निकालते हैं। खातों का जो शेष निकाला जाता है, सर ये क्या आ गया? अच्छा ठीक है, ओके। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स किया जाता है, खातों का शेष निकाला जाता है। उसके बाद में आपका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तलपट बनाया जाता है। तलपट बनाने के बाद में फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं, या फिर फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, और उनके बाद में उनका जो है ये विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ये सारा काम होता है। इस वाली प्रोसेस को, यहां से यहां तक की इस प्रोसेस को अपन है वो अभिलेखन कहते हैं, अभिलेखन कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहा जाता है। यहां से लेकर के यहां तक की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन जो है वो वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। यहां से लेकर के और यहां तक की जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, जिसमें बैंक खातों का शेष निकालना, तलपट बनाना और फाइनल अकाउंट बनाना, इस वाली प्रोसेस को जो है वो सारांशीकरण या संक्षिप्तीकरण भी बोलते हैं, समराइजेशन कहते हैं। और यहां से यहां तक की ये जो प्रोसेस है, इसको विश्लेषण यानी कि एनालिसिस कहते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहां से लेकर के और यहां तक की जो प्रोसेस होती है, यहां से लेकर यहां तक की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बुक कीपिंग कहा जाता है। इसको बुक कीपिंग
यानी कि पुस्तपालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको पुस्तपालन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था बेटा कि आपकी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो एंटायर पूरी की पूरी प्रोसेस है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को लेखांकन कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। लेखांकन कहा जाता है इस पूरी प्रोसेस को। यही चीज शायद मैंने आपको बताई थी। फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्या यही बात हुई थी अपनी कल? कल यही चीजें क्लियर हुई थी अपनी? मैंने आपको यहीं तक बताया था कल। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए एक बार। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। रेखा जी थैंक यू। ये पूरी प्रोसेस आपको कल मैंने बताई थी, फटाफट से कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि ये सारा समझ में आया है। तो आगे चलते हैं। ये सारा का सारा समझ में आया? यस सर। अंजलि यस सर। ओम सिंह जी यस सर। कृष्णा यस सर। सुजान बिल्कुल सर। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहला टॉपिक है ये, लेकिन ये बाद में लेंगे। मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अकाउंटिंग बेसिक्स लेंगे, अकाउंटिंग का बेसिक्स लेंगे। अकाउंटिंग का बेसिक्स। लेखांकन का आधारभूत ज्ञान, ये वाला जो है ये आज अपन शुरू करेंगे। यही कल शुरू किया था, इसी को अपन शुरू करने वाले हैं। ये वाले की बात है, ये वाला अभी अपन शुरू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये वाला अपन आज शुरू करते हैं। अकाउंटिंग का बेसिक्स, लेखांकन का आधारभूत ज्ञान। और उसमें सबसे पहले सर आजकल आरपीएससी का फोकस न्यूमेरिकल पर ज्यादा है। पिछली बार नहीं लगी, हवा नहीं लगी। अभिनव जी, अगर आपने कल मेरी क्लास देखी है, मैं एक चीज़ आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अकाउंट एंड ऑडिट की और मैनेजमेंट की क्लास जब तक पिछली क्लास नहीं देखो तब तक आगे की क्लास में हवा नहीं लगेगी। आप अगर कल की क्लास देखी होती है आपने तो आप ये बात पूछते ही नहीं, क्योंकि कल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस के ऊपर अपन चर्चा कर चुके हैं कि प्रेजेंट जो आपका सिलेबस है उस प्रेजेंट सिलेबस में कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनसे मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप निश्चिफिक्र रहिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनेगा केवल एक टॉपिक से बनते हैं, और वहाँ से मैं आपको सारी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, बाकी दोहरा लेखा प्रणाली आपकी हटा दी गई है। नहीं सर, मैं आर एस मेंस 2024 पेपर की बात कर रहा था। कल के क्लास समझ में आ गई थी सर। अगर कल की क्लास समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल वाले पे बात अपन कल कर चुके हैं, तो फिर आज दोबारा उसको दोहराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए देखते हैं, सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं कि लेखांकन में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है कि वो होता क्या है। जैसे सबसे पहले अपनी जो टर्मिनोलॉजी होगी, सबसे पहले अपन जो लेते हैं वो लेते हैं पूंजी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है। तो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने, व्यवसाय की स्थापना करने और उसको संचालित करने, उसको रन करने के लिए एक मालिक, ओनर जो पैसे लगाता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो अमाउंट ऑफ एक अमाउंट राशि, जो अमाउंट ऑफ वेल्थ जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को अपन। सर तिरक ससुराल से निकलवा कर आए हो क्या? किशन लाल जी, ये बेहुदा बातें क्यों कर रहे हो, क्यों क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको शोभा नहीं देती ये बात। ठीक है, तो जो भी पैसा एक मालिक है, एक ओनर है, एक ओनर जो भी पैसा और एक बिजनेस को स्टार्ट करने में या बिजनेस को रन करने के लिए उस बिजनेस में लगाता है, उसको पूंजी या कैपिटल कहते हैं। क्या लिखा है इसमें? व्यवसाय की स्थापना और संचालन के लिए निवेश की गई धनराशि को क्या कहा जाता है? पूंजी कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन या रन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ कैपिटल। क्या ये समझ में आ गया है? ठीक है। दूसरा आरण क्या होता है? आरण होता है ये कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है। आरण होता है कैपिटल का अपोजिट होता है। जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है दैट्स कॉल्ड द कैपिटल।
मालिक बिजनेस से वापस पैसे या धन निकालता है, दैट्स कॉल्ड द ड्राइंग। मालिक ने बिजनेस में अपने घर से सामान लाके लगाया, कैपिटल है। घर से पैसा लाके लगाया, कैपिटल है। घर से माल लाके लगाया, कैपिटल है। बिजनेस से पैसा निकाला, ड्राइंग है। बिजनेस से कोई सामान उसने घर के लिए यूज के लिए निकाला, ड्राइंग है। बिजनेस से उसने कोई संपत्ति है, कोई फर्नीचर है, कोई असेट्स है, वो अपने घर के लिए यूज के लिए निकाली, ड्राइंग है। तो ड्राइंग क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मीन्स the amount of money invested in the business by the owner at the time of establishment or run of the business। बिजनेस को संचालित करने या स्थापना करने के लिए मालिक ने जो कुछ भी लगाया, दैट्स कॉल्ड द कैपिटल। मालिक ने बिजनेस से जो कुछ भी निकाला, दैट्स कॉल्ड द ड्राइंग। इज दिस क्लियर? ठीक है, यही बोल रहे व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय से पूंजी या नगदी का निकाला गया भाग क्या कहलाता है? आहरण कहलाता है, ड्राइंग बोलते हैं उसको। द पोर्शन ऑफ कैपिटल और कैश विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ड्राइंग। मेरे हिसाब से आप समझ में आ गई होगी। पैसा लगाना कैपिटल है, निकालना ड्राइंग है। उसके बाद में माल क्या होता है? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। वस्तुएं, वस्तुएं मतलब कमोडिटीज। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं बेटा, वस्तुएं दो प्रकार की हो। एक वस्तुएं रीसेल पर्पस से, उन्हें निर्यात के उद्देश्य से खरीदी जाए, रीसेल पर्पस से खरीदी जाए, उसको तो बोल देते हैं अपन, इसको बोला जाता है माल, गुड्स। उदाहरण सहित बताऊंगा, ठीक। दूसरी तरफ आ जाइए। आपने बिजनेस ऑपरेशन, व्यवसाय के संचालन के लिए अगर कोई संपत्ति, कोई वस्तु खरीदी जाती है, तो इसको बेटा कहा जाता है संपत्तियां, असेट्स कहते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरी बात आपको कन्फर्मली समझ में आ गई होगी। आपने वस्तुएं खरीदी, वस्तुएं खरीदी, आपने वापस बेचने के उद्देश्य से खरीदी, उसका बिजनेस करते हो आप, बेचने के उद्देश्य से खरीदी, उसको माल बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। और वस्तुएं खरीदी, कमोडिटीज खरीदी, बिजनेस के संचालन के लिए खरीदी, उसको संपत्तियां बोलेंगे। मेरे इस इंस्टीट्यूट में ये एलईडी खरीदी है, ये कैमरा खरीदा है, ये बोर्ड खरीदा है, ये फर्नीचर खरीदा है, ये कंप्यूटर खरीदा है, ये बेचने के लिए नहीं खरीदा। व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपने परचेज किया है, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, और आपने परचेज किया, तो ये सारी हैं असेट्स। क्लियर? अब मान लो कोई फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर की दुकान वाले ने फर्नीचर खरीदा ज्यादा कीमत में बेचने के लिए, टोका खरीदा 120 का बेचेंगे, तो बेचने के लिए फर्नीचर खरीदा, दैट्स कॉल्ड द गुड्स, उसको बोलते हैं माल। समझ में आ गई बात? तो पुनः बेचने के लिए जो कुछ भी खरीदा, एक दुकानदार बेचने के लिए जो कुछ भी खरीदता है वो उसके लिए माल है। कोई भी बिजनेस यदि अपने बिजनेस में काम में लेने के लिए कोई वस्तु खरीदता है, उसको बोलते हैं संपत्ति या असेट्स। क्लियर? चलिए, यही लिखा होगा। एक होती है माल और एक होती है संपत्तियां। माल और संपत्तियां। माल क्या होता है? पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं, आइटम्स परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, दैट्स कॉल्ड द गुड्स। व्यवसाय के सुचारू संचालन हेतु उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं, आइटम्स यूज्ड फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, दैट्स कॉल्ड द असेट्स। इज दिस क्लियर? असेट्स क्या हो गई, माल क्या हो गया, दोनों समझ में आ गई? चलिए, अब लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी यानी कि दायित्व क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो कोई भी बकाया राशि, कोई भी बकाया राशि या कोई भी आइटम
जिसका बिजनेस को भविष्य में भुगतान करना पड़ेगा। द आइटम विच यू हैव टू पेड इन द फ्यूचर, कोई भी आइटम, कोई भी मद जिसका यू हैव टू मेक द पेमेंट इन द फ्यूचर, दैट्स कॉल्ड द लाइबिलिटी फॉर यू। आपको भविष्य में चुकाना पड़ेगा, वो आपकी आज की लाइबिलिटी है। क्लियर? क्या लिख रखा है? वे मदें जिनका भविष्य में भुगतान करना होगा, those items or amounts that will have to be paid in future is called by the name of liability, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। पूंजी कैपिटल, बिजनेस में मालिक ने जो कुछ भी लगाया दैट्स कैपिटल। आर्न ड्रॉइंग, बिजनेस से जो कुछ भी निकाला, मालिक ने निकाला, ओनर ने निकाला, दैट्स कॉल्ड द ड्रॉइंग। बिजनेस में और रीसेल के पर्पज से जो कुछ भी खरीदा, जो मदें खरीदी, दैट्स कॉल्ड द गुड्स। और बिजनेस के नॉर्मल या स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के लिए आपने जो कुछ भी वस्तुएं खरीदी, दैट्स कॉल्ड द एसेट्स। भविष्य, वो आइटम जिनका भविष्य में भुगतान करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड द लाइबिलिटी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। लेनदार क्या होता है? दिन भाई, ये जो देखो, ये आपको सारा का सारा मिलेगा हिंदी में। हिंदी वालों को हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिलेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो मैं अलग बनवा रहा हूं, जैसे ये मान लो मैंने बना के बताया कि वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। जो बिजनेस में जो असेट्स परचेज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जो रीसेल पर्पज से परचेज की गई जो आइटम्स हैं, दैट्स कॉल्ड द गुड्स। और स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के पर्पज से जो भी आपने आइटम्स परचेज किए, दैट्स आर द असेट्स फॉर द बिजनेस। वो व्यवसाय के लिए संपत्तियां हैं। ये आप इस तरह का बनाऊं, वो लिख लिया करो। ये अब देखते हैं लेनदार और देनदार क्या होता है। लेनदार का मतलब है, लेनदार वो आपके लिए लेनदार, क्रेडिटर, लेनदार क्रेडिटर है। मतलब कोई भी पर्सन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है, कोई भी व्यक्ति है जो आपके पैसे मांगता है और आपको वो पैसा चुकाना पड़ेगा, वो आपके लिए लेनदार है, क्रेडिटर है। और जो भी कोई भी संस्था है या कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंस्टीट्यूट है या कोई भी पर्सन है जिसके आप पैसे मांगते हो, भविष्य में आप उससे प्राप्त करोगे, वो आपके लिए देनदार है, डेटर है। इज दिस क्लियर? लेनदार आपसे लेने वाला, देनदार आपको देने वाला, क्रेडिटर जो आपके पैसे मांगता है, और डेटर जिसके आप पैसे मांगते हो और यू विल रिसीव इन द फ्यूचर। ठीक है? वे व्यक्ति या संस्थाएं जो भविष्य में व्यवसाय से धनराशि वसूल करने के हकदार हैं। पर्सन्स और एंटाइटीज हु आर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द बिजनेस इन फ्यूचर आर द क्रेडिटर्स फॉर द बिजनेस। एंड वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका भविष्य में व्यवसाय को भुगतान करने की जिम्मेदारी है। जो आपका बिजनेस है, आप उनसे पैसे प्राप्त करोगे, आप पैसे मांगते हो, उसको क्या कहेंगे? उसको अपन देनदार कहेंगे। पर्सन्स और एंटाइटीज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट टू द बिजनेस इन द फ्यूचर आर डेटर्स। तो ये हो गए लेनदार और ये हो गए देनदार। चलिए अगला देखते हैं। लेन देन या व्यवहार क्या होता है? कोई भी घटना घटित हो जाए, एनी इवेंट, कोई भी घटना घटित हो जाए, एनी इवेंट, जहां से आप तीन शर्तें पूरी करती हो। कोई भी घटना घटित हो जाए, वो घटना व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। उस घटना कोई ना कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो घटना घटित हुई है, वो इवेंट हुआ है। यानी कि आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर आपके पास में वाउचर होना चाहिए, यानी कि स्रोत दस्तावेज या प्रमाणक आपके पास में होना चाहिए कि यह घटना घटित हुई है। और तीसरी चीज कि उस घटना को मौद्रिक रूप में मापा जा सके। दैट इवेंट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म। ये तीन कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो दैट इवेंट इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द बिजनेस। अगर ये तीन शर्तें पूरी होती हैं तो उसे आप व्यवसाय के लिए एक लेन देन या व्यवहार या ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है? ऐसी घटनाएं जिनको मौद्रिक रूप में मापा जा सकता है, कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, कैन बी प्रेजेंटेड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, जिससे व्यवसाय की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी बिजनेस से रिलेटेड है और उसका कोई ना कोई आपके पास प्रूफ भी है, तो व्यवसाय के वित्तीय मौद्रिक व्यवहार या लेन देन कहलाते हैं। कोई भी घटना एक व्यवहार कब बनती है? जब वो तीन शर्तें पूरी कर दे, जो शर्तों की बात कल कर चुके हैं अपन। ठीक है? इवेंट्स
events that can be expressed in monetary terms and which can change the financial position of the business are called financial or monetary transactions. 3 शर्तें पूरी करने वाले इवेंट्स को क्या कहेंगे अपन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहेंगे या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कहेंगे, यानी मौद्रिक लेन देन कह दो या फिर वित्तीय लेन देन या वित्तीय व्यवहार कह दो, ये कहेंगे। क्लियर? 2 चीजें हैं, एक होता है आपका स्रोत दस्तावेज, सोर्स डॉक्यूमेंट। मैंने कहा फर्नीचर खरीदा, तो इस बात को साबित करने वाला जो प्रमाण आपके पास में होगा, जो एविडेंस होगा, दैट्स कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट। आपने किसी से माल खरीदा, उसका आपके पास में बिल आया होगा। आपने किसी से फर्नीचर खरीदा, उसके पास आपके पास बिल आया होगा। आपने किसी को पेमेंट किया, उसकी रिसिप्ट आपके पास आई होगी। आपने बैंक में जमा करवाया, उसकी डिपॉजिट स्लिप आपके पास में होगी। आपने किसी से इनकम प्राप्त करी है, तो उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, दैट हैव द एविडेंस, और उस एविडेंस को कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है? व्यवहार हुआ है, इसके प्रमाण के रूप में कोई उचित सबूत या दस्तावेज होना आवश्यक है। ऐसे दस्तावेजों को स्रोत दस्तावेज कहते हैं। जैसे परचेज किया तो परचेज का बिल, सेल्स किया तो सेल्स का बिल, जमा करवाया तो जमा की पर्ची, वेतन चुकाया तो वेतन की पर्ची। दीज ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ये सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। इट इज नेसेसरी टू हैव प्रॉपर एविडेंस और डॉक्यूमेंट एज प्रूफ दैट ए ट्रांजैक्शन हैज ओकर्ड। अगर कोई ट्रांजैक्शन ओकर्ड हुआ है, तो उसका एक प्रूफ के तौर पर, एज ए प्रूफ, आपके पास में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या कोई ना कोई आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, पेन स्लिप, सैलरी स्लिप, all of these are the examples of source documents। ये source documents होते हैं। चलिए लास्ट में प्रमाणक वाउचर। देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, इस बात का सबूत। अब बिजनेस है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है, इस बात का सबूत क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। उससे थोड़ा सा आगे चलो, मान लो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी में मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैंने एक पंखा खरीदा। सपोज करो एक पंखा खरीदा। आई हैव बॉट ए फैन फॉर द बिजनेस, मेरे ऑफिस में लगाने के लिए। मैंने अकाउंटेंट को कहा कि ये मैंने पंखा खरीदा है और उस पंखे का बिल लाके दे दिया। अकाउंटेंट के पास सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया, उस पंखे का बिल। क्या मैं इसका मतलब घटना तो घटित हुई है, इवेंट तो हुआ है। सोर्स डॉक्यूमेंट कहता है घटना घटित हुई है, लेकिन क्या वो जो पंखा मैंने खरीदा उसके लिए मैं अथोराइज था या नहीं था? मेरे पास खरीदने की पावर थी या नहीं थी? तो मेरा कोई सीनियर ऑफिसर होगा, सीनियर अधिकारी होगा, वो अकाउंटेंट को लिख के देगा कि हां, इसके पास में पंखा खरीदने का अधिकार था। वो एक वाउचर बना के देगा। उसको बोलते हैं प्रमाणक, उसको बोलते हैं वाउचर। घटना घटित हुई है, इस चीज का प्रमाण सोर्स डॉक्यूमेंट है। और घटना घटित हुई है, वो अथोराइज्ड पर्सन के द्वारा अथोराइज्ड घटना थी, अधिकृत व्यक्ति के द्वारा अधिकृत घटना थी, अधिकृत इवेंट था। इस चीज को साबित करने वाला जो डॉक्यूमेंट होगा उसको बोलते हैं वाउचर या प्रमाणक। व्यवहार की आधिकारिकता को प्रमाणित करने वाला सबूत या दस्तावेज प्रमाणक कहलाता है। व्यवहार हुआ है, इस चीज का सबूत सोर्स डॉक्यूमेंट। व्यवहार की आधिकारिकता, अथोराइजेशन को, कि हां ये व्यवहार अथोराइज्ड है और अथोराइज्ड पर्सन ने किया है, इस चीज का कोई सबूत होगा, दैट्स कॉल्ड द वाउचर। व्यवहार होते ही स्रोत दस्तावेज के आधार पर वाउचर तैयार किया जाता है। वाउचर जर्नल प्रविष्टि का आधार होता है। सबसे पहले घटना घटित होगी तो आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर कंपनी में वाउचर तैयार होगा। वाउचर के आधार पर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहली बुक में जर्नल प्रविष्टि होगी। जर्नल प्रविष्टि से फिर खाता बही में खतौनी होगी। खाता बही में खतौनी हुई, खाते का शेष निकलेगा। शेषों की एक सूची तैयार होगी, तलपट कहेंगे। तलपट के आधार पर फाइनल अकाउंट बनेंगे और आपको बिजनेस में होने वाले लाभ और हानि का पता चलेगा, बिजनेस की वर्तमान फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। यह पूरी प्रोसेस होती है।
बिल को ही वाउचर कहते हैं क्या सर? नहीं बेटा, रविंदर जी, बिल होता है ये जो इनवॉइस जो अपन ने लिखा है, बीजक बोलते हैं हिंदी में, ये बिल होता है, ये तो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। आपने माल खरीदा, वो तो सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो तो ये बताता है कि माल खरीदा गया है। लेकिन माल खरीदने की अथॉरिटी मेरे पास थी या नहीं थी? और माल खरीदने की अथॉरिटी थी, हाँ, माल खरीदा है ये साबित हो गया बिल से, तो बिल सोर्स डॉक्यूमेंट है। लेकिन वो माल खरीदा है, वो एक अथोराइज्ड ट्रांजैक्शन था कि नहीं था? वो एक अधिकृत, यानी कि उसकी माल खरीदने की परमिशन मेरे पास थी या नहीं थी? परमिशन के साथ माल खरीदा है, इस चीज का अलग एक और डॉक्यूमेंट बनता है, उसको बोलते हैं वाउचर। रविंदर जी समझ में आ गया होगा? फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है, द एविडेंस और डॉक्यूमेंट carrying the authority of a transaction is called voucher. A voucher is prepared on the based on the source document as soon as a transaction occurred. It is the basis for the journal entry. सबसे पहले मैंने पूरी प्रोसेस बताई है। सबसे पहले घटना घटित होगी, इवेंट होगा, वहां से आपको सोर्स डॉक्यूमेंट बिल मिलेगा, उसके आधार पर आपका वाउचर तैयार होगा, वाउचर तैयार होगा, उसके आधार पर आप जर्नल एंट्री बनाओगे, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग तैयार करोगे, लेजर पोस्टिंग से आप फिर खातों का शेष निकालोगे, लेजर के अलग अलग अकाउंट्स का बैलेंसिंग करोगे, उसके बाद में सभी अकाउंट्स के बैलेंसिंग की एक लिस्ट तैयार करोगे, दैट्स कॉल्ड द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के आधार पर आप फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे, जहां से आपको लाभ या हानि का पता लगेगा और बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता लगेगा, फिर उसका एनालिसिस होगा। ये पूरी प्रोसेस होती है। मैं दोबारा लिख देता हूं, सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले इवेंट होगा, घटना घटित होगी। इस घटना का आपको क्या मिलेगा? इस घटना का आपको सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा, यानी कि स्रोत दस्तावेज आपको मिलने वाला है, स्रोत दस्तावेज मिलेगा। जैसे ही सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप इसके आधार पर क्या बनाओगे? वाउचर, प्रमाणक, वाउचर तैयार करोगे। जैसे ही आपने वाउचर तैयार किया, प्रमाणक तैयार किया, उसके आधार पर आप जर्नल में क्या करोगे? एंट्री करोगे, खाता बही में प्रविष्टि, सॉरी, जर्नल में प्रविष्टि करोगे। इसके आधार पर आप क्या करोगे? खाता बही में खतौनी करोगे, लेजर में पोस्टिंग करोगे। लेजर में पोस्टिंग के आधार पर आप क्या करोगे? बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, खातों का शेष निकालोगे। खातों का शेष निकालने के बाद आप क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस बनाओगे, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर आप क्या करोगे? फाइनल अकाउंट या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप क्या करोगे? इसका आप एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे। ये पूरी प्रोसेस होती है, एंड दिस एंटायर प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस होती। ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या कहता है? सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है? ये बताता है कि घटना घटित हुई है, इस चीज का प्रमाण। ठीक है, वाउचर क्या कहता है? वाउचर क्या कहता है? वाउचर कहता है कि जो व्यवहार हुआ है, ये व्यवहार कैसा है? ये अथोराइज्ड है, व्यवहार अधिकृत है, इस चीज का प्रमाण है। ये सारी, सर वाउचर परचेज के लिए अथॉरिटी है, तो इसे परचेज से पहले प्रूव करवाना पड़ेगा क्या? नहीं, अकाउंट में लिखने के लिए प्रूव करवाना पड़ेगा। अकाउंट्स में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखा जाएगा जो जिस ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट है और वो ट्रांजैक्शन करने की अथॉरिटी थी, यानी अथोराइज्ड ट्रांजैक्शन होंगे, केवल उन्हीं की अकाउंटिंग होगी। राठौड़ साहब, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग होगी। देखो, अकाउंटिंग में लिखा उन्हीं ट्रांजैक्शन को जाएगा जो अथोराइज्ड थे।
ठीक है, तो वहां पे जैसे ही मान लो कि मैंने पंखा खरीदा है, तो मेरे को ऊपर से किसी अधिकारी ने पावर दिया होगा पंखा खरीदने का, तो मैंने पंखा खरीद लिया। पंखा खरीद कर मैंने बिल ऊपर वाले अधिकारी को दे दिया। अधिकारी एक वाउचर तैयार करेगा और वो वाउचर भेजेगा किसको? वाउचर भेजेगा आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अकाउंटेंट के पास में वाउचर जो भेजेगा, देखना, तो डॉक्यूमेंट तैयार होंगे। मैंने पंखा खरीदा तो मेरे को अथॉरिटी ऊपर से मेरे सीनियर ऑफिसर ने मेरे को अथॉरिटी दी होगी, मेरे को पावर दिया होगा। ध्यान से सुनना, मेरे को अथॉरिटी ने ऊपर से पावर दिया कि पंखा खरीदना है। मैं ऊपर सीनियर ऑफिसर ने मुझे कह दिया कि आप पंखा खरीद लीजिए। मैंने पंखे खरीदे, ठीक है, मैंने पंखे खरीदे, उनका बिल है, मैं सीनियर ऑफिसर को दे दूंगा। सीनियर ऑफिसर इन बिल के आधार पर क्या करेगा? वो वाउचर बनाएगा कि हाँ मैंने कहा था खरीद लो, इसलिए खरीदें। इसमें लिखा है मैंने कहा था खरीद लो, ये कह रहा है कि खरीद लिया, इसके पीछे डॉक्यूमेंट लगाएगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट किसको भेज देगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेज देगा। अकाउंट्स वाला कहेगा बोले पंखे खरीदे? बोले खरीदे, बिल है। बोले खरीदने की अथॉरिटी थी, अधिकृत था, पावर था? बोले पावर था, सीनियर ऑफिसर ने कहा था, दोनों डॉक्यूमेंट है, इसकी एंट्री कर देते हैं, तो उसकी एंट्री कर देगा। ये प्री प्रोसेस होती है। राठौर साहब समझ में आ गया? पंकज समझ में आ गया? रविंदर समझ में आ गया ना? फटाफट से कमेंट करके बताओ। पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है ना? फटाफट से कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल क्या होती है। बिजनेस में जो पैसा मालिक ने लगाया, चाहे पैसा लगाया हो, पैसा लगाया हो, चाहे माल लगाया हो, चाहे कोई संपत्ति, संपत्ति, ये सारी चीजें, इनमें से कोई सी भी चीज हो सकती। मालिक यानी कि ओनर है, ये कहां लगा रहा है? व्यवसाय यानी कि बिजनेस में लगा रहा है। बस इसी को क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। आ जाइए दूसरी चीज, और ड्राइंग्स। आहरण क्या होता है बेटा? आहरण पैसा है, चाहे माल है, चाहे कोई संपत्ति है, इनमें से कोई सी भी चीज हो सकती है। ये मालिक यानी कि ओनर ने, व्यवसाय यानी कि अपने ही बिजनेस से निकाला है घर के पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस में लगाया है कैपिटल, बिजनेस से निकाला है ड्राइंग। बिल को वेरीफाई करना वाउचर हो सकता है क्या सर? बिल्कुल वेरीफाई करना, बिल को वेरीफाई करना, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो राजेंद्र जी, बिल्कुल। समझ गए? यस सर, यस सर, यस सर। लालचंद जी यस सर, यस सर, यस सर, ओके डन। हाँ सर समझ गए, बिल को वेरीफाई करना, बिल्कुल सर। जी सर अंडरस्टूड, ओके। अथोराइज ऑफिसर से, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। यस सर, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं पूजा जी, थैंक यू। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज ये चीजें। अब देखिए, कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब हो गया कोई भी वस्तु, वस्तु। वस्तु दो प्रकार की हो सकती। पर बॉट फॉर द स्मूथली रन द बिजनेस, बिजनेस को आसानी से संचालित करने के लिए खरीदा जाए, खरीदा जाए, उस वस्तु को कहा जाता है असेट्स, संपत्ति। और परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, रीसेल के पर्पज से खरीदा जाए, इसको कहा जाता है गुड्स। ये हो गई संपत्तियां और ये हो गया माल।
वस्तुएं दो, कैपिटल, ड्राइंग्स, गुड्स, असेट्स। अब दो चीजें ध्यान से देखना। एक होता है क्रेडिटर, क्रेडिटर्स मतलब लेनदार, और दूसरा होता है डेटर्स, देनदार। बहुत आसान भाषा में लिख रहा हूं, बहुत आसान भाषा में। जो व्यवसाय के पैसे मांगता है, जिससे आपने संपत्ति उधार खरीदी होगी या माल उधार खरीदा होगा, वो वाला आदमी। और ये होता है जिसके व्यवसाय पैसे मांगता है। बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, वो होता है आपका डेटर। व्यवसाय जिसके पैसे मांगता है वो डेटर, जो व्यवसाय के पैसे मांगता है वो क्रेडिटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक होता है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि स्रोत दस्तावेज, और एक होता है आपका, उसके बाद में एक होता है आपका वाउचर। इस बात का प्रमाण वो, यानी कि वो एविडेंस, इस बात का एविडेंस कि घटना यानी कि इवेंट, व्यवहार हुआ है, घटना घटित हुई है, इस बात का प्रमाण क्या होता है? स्रोत दस्तावेज। और इस बात का प्रमाण कि जो घटना या व्यवहार है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है, वह अधिकृत, अथोराइज्ड है, उसको बोलते हैं वाउचर। यही देखा आपने, क्रेडिटर डेटर हो गया, संपत्तियां हो गई, दायित्व एक और बच गया। दायित्व, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी दायित्व किसे कहते हैं भाई? दायित्व होता क्या है? तो कोई भी ऐसा आइटम जिसको भविष्य में चुकाना पड़ेगा, कोई भी मद, कुछ भी जिसका भविष्य में भुगतान करना पड़ेगा, द आइटम फॉर विच you have to make the payment in future। कुछ भी जिसका भविष्य में भुगतान करना पड़ेगा। सर थोड़ा सा लिखने का टाइम देना, लिखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, सारा सब कुछ लिखा हुआ है। जो मैंने ये आपको जो कुछ भी लिखा है, ये सारा देखो लिखा हुआ है, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा बेटा। मैंने आपको बताया पूंजी, मैंने आपको बताया आहरण, मैंने आपको बताया माल, संपत्ति, दायित्व, मैंने आपको बताया लेनदार, देनदार, मैंने आपको बताया लेन देन या ट्रांजैक्शन, मैंने आपको बताया सोर्स डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बताया वाउचर। बस इन्हीं चीज़ों को मैंने एक बार रिपीट और कर दिया है। अब इन्हीं चीज़ों को मैंने वेरी शॉर्ट तरीके से लिख दिया कि ये पूरी प्रोसेस होती है। ये पूरी प्रोसेस होने के बाद में ये फिर कैपिटल, ड्राइंग्स, क्रेडिटर्स, ये आपका गुड्स और असेट्स, ये आपका क्रेडिटर्स, ये डेटर्स, ये फिर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, ये लाइबिलिटीज, ये सारी चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को मैंने बताया है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से ध्यान से देखते जाओ। अब देखो, अब सबसे पहले बात आती है कि लेखांकन होता क्या है। तो देखो, लेखांकन को समझने के लिए यह समझो कि जरूरत क्या हुई, क्या जरूरत पड़ी, क्यों हुआ।
एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं डेली। डेली ट्रांजैक्शन की संख्या इतनी ज्यादा होती है दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन टू रिमेंबर देम, कि उनको ये याद रखना बहुत मुश्किल होता है। सर स्क्रीन में बोर्ड फुल कट हो रहा है। पीयूष जी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, मुझे साफ दिख रहा है। मेरे पास क्लास भी चल रही है और उसमें साफ दिख रहा है। इधर कंप्यूटर में साफ दिख रहा है बेटा। कहाँ कट हो रहा है? मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। चलो अब देखो, अब मुद्दा आया कि साहब बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए, याद रखना मुश्किल है, तो इसका सीधा सा तरीका है फिर उस ट्रांजैक्शन को होते ही कहीं ना कहीं लिख दो, ताकि आप भूल जाओ और जरूरत पड़े तब वहां से ले सको। तो इस लेखांकन जो है, अकाउंटिंग है, वो इस अप्रोच पे काम करता है कि पहले लिख पीछे दे। अगर भूल हो जाए पड़े तो कागज से ले। बस इसी अप्रोच पर काम करता है आपका अकाउंटिंग। तो जो लिखा जाता है बस उसी प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं बेटा, उसी प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कह रहे हैं? यही बात कह रहे हैं। लेखांकन किस अप्रोच पे काम करता है बेटा? लेखांकन, लेखांकन इस अप्रोच पे काम करता है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। राइट फर्स्ट गिव लेटर, इफ यू फॉरगेट रेफर टू द पेपर। जिस पेपर पे लिखा है उस पेपर को रेफर कर दो। यदि आप फॉरगेट करते हो, भूल जाते हो, तो उस पेपर को चेक कर लीजिए, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा, याद दिला देगा। व्यवसाय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लेन देन होते हैं जिन्हें याद रखना मनुष्य के लिए असंभव है, अतः इनको लेखे के पुस्तकों में लिखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां से देखा जा सके। ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ओकर डेली इन ए बिजनेस which is impossible for a human to remember them, therefore these are recorded in the books of accounts so they can be referred to when in needed। यानी जब जरूरत पड़े तब वहां से काम में लिया जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना। अब बात आती है कि लेखांकन है क्या, उसका अर्थ क्या है, लेखांकन क्या है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था अकाउंटिंग क्या है। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, घटना मतलब है कोई भी व्यवहार हुआ या कोई भी लेन देन हुआ, यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, कोई भी व्यवहार, घटना, लेन देन, ट्रांजैक्शन, इवेंट हुआ, बस उसमें शर्तें दो होनी चाहिए कि उसका उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए, वाउचर हो, सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर होना चाहिए, उसको मौद्रिक रूप में मापा जा सके, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, और वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। उसको बोलते हैं मौद्रिक व्यवहार, जिसको मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। मौद्रिक व्यवहार या वित्तीय व्यवहार होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उसका अभिलेखन करना, उसका वर्गीकरण करना, उसको सारांशित करना और उसको विश्लेषण करने की जो तकनीक है, जो पूरी प्रोसेस है, उसको बोलते हैं लेखांकन। यही तो मैंने लिखा होगा, यही तो मैंने लिखा होगा। देखो क्या लिखा है, व्यवसाय के मौद्रिक लेन देनों को दर्ज करने, दर्ज करना मतलब अभिलेखन, रिकॉर्डिंग, वर्गीकृत करने, सारांशित करते हुए उनके परिणामों की व्याख्या करना मतलब एनालिसिस, परिणामों की व्याख्या करना मतलब विश्लेषण, विश्लेषण करने की जो कला है, आर्ट है, दैट्स कॉल्ड द लेखांकन, दैट्स कॉल्ड द अकाउंटिंग। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing the monetary transactions of a business and interpreting their results. Interpreting their results की जगह लिख सकते हो आप एनालिसिस या एनालाइजिंग, यानी कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और एनालिसिस की जो आर्ट है,
दैट्स कॉल्ड द अकाउंटिंग। अब अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार इसका क्या जवाब दिया गया, इसकी परिभाषा दी गई है, लेखांकन आर्थिक सूचनाओं की पहचान करना, उनका मापन करना, उनका संप्रेषण करने की प्रक्रिया है। According to the American Accounting Association, accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic informations। अब ये क्वेश्चन मेरा लिख लो आप। क्वेश्चन क्वेश्चन है, लेखांकन क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। लेखांकन का अर्थ बताइए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या लेखांकन की परिभाषा का क्वेश्चन भी आ सकता है। तीन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जवाब क्या देना है। क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज अकाउंटिंग। क्वेश्चन आ जाए, द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन आ जाए, द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इसके जवाब में क्या क्या लिखोगे, ये तो क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे लिखोगे। आंसर में तीन चीजें लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में कौन सी चीज लिखोगे, प्रस्तावना में चीज लिखोगे ये, पहले लिख, पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। फिर लिखोगे व्यवसाय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लेन देन होते हैं, याद रखना मनुष्य के लिए असंभव होता है, इनको लेखे की पुस्तकों में लिखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां से देखा जा सके। प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद में लिखोगे इसका अर्थ। अर्थ, अर्थ कहां से लिखोगे, ये लिखोगे, व्यवसाय के मौद्रिक लेन देनों को दर्ज करने, अभिलेखन करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करते हुए उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला ही लेखांकन है, ये अर्थ लिखोगे। ये अर्थ लिख दिया। उसके बाद में इसकी एक परिभाषा लिखो। परिभाषा, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन लिखोगे, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस। ये लिख दोगे, आपका जवाब सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या समझ में आ गया। इस तरह से आपको जवाब लिखना है। फटाफट से कमेंट करके बताइए, यहां तक गॉट इट, क्लियर है सारी चीजें। फटाफट से कमेंट करके बताइए 1 मिनट में, यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई क्या। फटाफट से कमेंट करके बताइए, यहां तक की सारी चीजें क्लियर है ना, समझ में आ गई ना। फटाफट से कमेंट कर दो। यहां तक अपन ने देखा, ये सारा का सारा कल से पढ़ते आ रहे हैं और उसी को कोरिलेट करते हुए, पंकज क्लियर है, अनीता, लालचंद, प्रीति, ओम सिंह, रविंदर सिंह, विकास, मजा आ गया, अरे वाह, सुरेश कुमार, कपिल परमार, सुनील गुरावा, गॉट इट सर, ऑल क्लियर, क्लियर सर, यस सर, थैंक्स। चलिए चलिए अगली बात देखते हैं अपन। लेखांकन के लिए मैंने आपको बताया था कि लेखांकन के लिए देखो, एक ट्रांजैक्शन होगा, एक क्या होगा, कोई ट्रांजैक्शन या फिर कोई इवेंट हुआ, कोई इवेंट और ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई घटना घटित हुई या फिर कोई व्यवहार बोल दूं, या फिर कोई लेन देन हुआ, कोई भी लेन देन हुआ। जब यह घटना या लेन देन तीन शर्तें पूरी करता है, तीन शर्तें पूरी करता है। पहली पहली शर्त, इकोनॉमिक फॉर्म में होना चाहिए। आर्थिक रूप में होनी चाहिए। दूसरी शर्त है, मौद्रिक रूप में मापन होना चाहिए इसका, यानी कि
मेजरिंग इन मॉनेटरी टर्म। मेजरिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। तीसरी शर्त है कि वो व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए। और चौथी शर्त है कि उसका कोई ना कोई प्रमाण, कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस किस फॉर्म में होना चाहिए? एविडेंस एक तो आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब स्रोत दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। स्रोत दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है? और दूसरा आपके पास वाउचर होना चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन, अगर कोई ट्रांजैक्शन या फिर कोई इवेंट ये चार शर्तें पूरी कर देता है तो इसका अकाउंटिंग किया जा सकता है। इसकी अकाउंटिंग की जा सकती है, वरना नहीं की जा सकती। ये चार शर्तें पूरी करनी होंगी। बुद्धाराम जी, एस राठौड़ साहब, मेगा बेंसला, रीना मीना, रविंदर जी, लगता है सर आरएस बना देंगे। रविंदर जी थैंक यू। सुनील गुरावा, कपिल, सुरेश कुमार, ठीक है बेटा, ओके। ये चार शर्तें जहां पूरी हो जाएंगी, दैट ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग। इस ट्रांजैक्शन को, इस इवेंट को लेखांकन में दर्ज किया जा सकता है। तो लेखांकन में दर्ज करने के लिए कौन कौन सी चार शर्तें होना जरूरी है? सर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स एग्जाम में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स देवनागरी में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। खास करके मैं बता दूं आपको, अकाउंटिंग में लिख सकते हो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में लिख सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की लैंग्वेज इंग्लिश होती है। प्रॉपर लैंग्वेज इंग्लिश में ही होती है। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम है, वो इंग्लिश में ही होता है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहां से अब की बार तो हटा दिया है, पहले जर्नल एंट्रियां, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब बनवाए जाते थे, तो वहां पे इंग्लिश में ही होता था बेटा ये। तो आप लिख सकते हो, यू कैन यूज द टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन इंग्लिश इन देवनागरी लिपि, है ना, लिख सकते हो सर। सर पिछली बार भी आपसे पढ़े थे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन पिछली बार तो मेंस क्लियर नहीं हुआ, इस बार भी डर लग रहा है सर। कंचन पूरी ईमानदारी से बताना, 7 क्वेश्चन आए थे, सातों क्वेश्चन एग्जैक्ट मेरे पढ़ाए हुए में से थे। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के 7 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे और सातों क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से थे। आप अगर पढ़े हैं तो आप लास्ट ईयर के नोट्स लेके आ जाना, लास्ट ईयर की क्लासेस लेके आ जाना, आई कैन प्रूव इट। चलिए, और अब की बार भी कोशिश यही रहेगी कि सारे क्वेश्चन आपको जो पढ़ा रहा हूं उसी में से आ जाए। चलिए देखते हैं, अब इन्हीं चीजों को मैंने लिख रखा है, इन्हीं चीजों, लेखांकन के लिए आवश्यक शर्तें, असेंशियल कंडीशंस फॉर अकाउंटिंग। लेखांकन करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती तो किसी घटना को लेखांकन में दर्ज नहीं किया जाता। सर्टेन कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर अकाउंटिंग, इफ दीज कंडीशंस आर नॉट मेट एन इवेंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। यही तो बात मैंने बोली है, ये शर्तें पूरे करोगे देन यू कैन रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स इन अकाउंटिंग, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यही बातें बोली। पहली शर्त कौन सी? आर्थिक लेन देन होना चाहिए। The transaction should be economic, it should be expressed in economic, इकोनॉमिक होना चाहिए। लेखांकन में केवल वही घटनाएं दर्ज होती हैं जिनका आर्थिक प्रभाव पड़ता है। There must be an economic transaction, only events with an economic impact are recorded। पहली बात। धन में मापन संभव होना चाहिए। धन की जगह मुद्रा लिख दोगे और बेहतर होगा, मुद्रा लिख दोगे और बेहतर होगा। लेन देन को मुद्रा, रुपए या पैसे में मापा जा सके। मेजरमेंट इन मनी या मॉनेटरी टर्म मस्ट बी पॉसिबल। ट्रांजैक्शन शुड बी मेजरेबल इन करेंसी या इन मनी, करेंसी, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हो मनी या करेंसी में मेजरेबल होना चाहिए। रविंद्र जी कह रहे हैं सर एसआई के एग्जाम में एक क्वेश्चन है
जिसमें हिंदी इंग्लिश बोथ ऑप्शन है, सॉइल नेम इंग्लिश में है, लाइक लोमी सॉइल एटसेट्रा। तो सर इसमें कुछ हो सकता है क्या भाई? इसकी चर्चा आप विकास सर से करें, बेहतर समझा पाएंगे। व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए। लेन देन का संबंध व्यवसाय की गतिविधियों से होना आवश्यक है। यानी कि आपने अगर घर का किराया चुकाया है, then you can't record that transaction in books of accounts of the business. But if you are paying the rent for the office, then you can record that transaction in books of accounts of the business. यदि आपने घर का किराया चुकाया है तो उसे व्यवसाय के लेखांकन में दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन वहीं आपने ऑफिस का किराया चुकाया है तो वहां पे आप उसको लेखांकन में दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्रमाण एविडेंस होना चाहिए। लेन देन के लिए बिल, वाउचर, रसीद जैसे प्रमाण होने चाहिए। देयर मस्ट बी एविडेंस, प्रूफ लाइक बिल्स, वाउचर्स, रिसिप्ट्स मस्ट एग्जिस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन। इज दिस क्लियर? अब इसका भी क्वेश्चन लिख लो, आप इसका भी क्वेश्चन लिख लो। लेखांकन हेतु आवश्यक शर्तें बताइए प्लीज, एक्सप्लेन और describe the essential conditions for accounting। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आप इस तरह से दे सकते हो। आप इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। मैंने जवाब के साथ में लिखा है। फटाफट से कमेंट करके बता दो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फटाफट से कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं, ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका जवाब समझ में आ गया। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जवाब समझ में आ गया क्या? पहली बात तो आपको यह लिखना है कि असेंशियल कंडीशंस जरूरी हैं। यदि वो कंडीशंस नहीं होंगी देन यू कांट रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। यस सर, आ गया। ठीक है विकास जी, ठीक है, ठीक है। फटाफट से आइए, फटाफट से आइए, फटाफट से बताइए। यस सर, आ गया। मेरे हिसाब से अकाउंटिंग, ऑडिटिंग वेरी सिंपल, वेरी वेरी एंड वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये सर समझ आ गया। अंजलि, सुनील, नितेश, विकास, ऑल क्लियर? ठीक है, अगली बात करते हैं कि लेखांकन के कौन कौन से 4 चरण होते हैं। लेखांकन के तत्व या लेखांकन प्रक्रिया के चरण, फेजेस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस या फैक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग, फैक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग या मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के घटक या लेखांकन के तत्व, घटक, तत्व, घटक या तत्व या लेखांकन प्रक्रिया के चरण पूछे हैं। देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहले पेज पे आते हैं। मैंने आपको बताया था लेखांकन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। पहला है रिकॉर्डिंग, दूसरा है वर्गीकरण क्लासिफाइंग, तीसरा है सारांशीकरण समराइजेशन, चौथा है विश्लेषण एनालिसिस। ये 4 चरण होते हैं। इनको लेखांकन के चरण भी कहते हैं, लेखांकन के घटक भी कहते हैं, लेखांकन प्रक्रिया के चरण भी कहते हैं, लेखांकन के तत्व या लेखांकन के अवयव भी कहते हैं। एलिमेंट्स कह दो, फैक्टर्स कह दो, मेन एलिमेंट्स कह दो, मेन फैक्टर्स कह दो। सर खुद के नोट्स बनाने चाहिए क्या? मेरे हिसाब से बनाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं चीजों को आप अपनी लैंग्वेज में हाथ से लिखेंगे तो प्रैक्टिस तो होगी। कम से कम आपके दिमाग में, आपके जो फिक्स मेमोरी है, आपकी जो हार्ड डिस्क है, वहां तो जाएगी बातें। अभी जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी में जा रहा है, ये आपकी रैम में जा रहा है, ये हार्ड डिस्क में जाएगा, ये आपके परमानेंट मेमोरी में जाएगा यदि आप लिखेंगे तो। इसलिए मैं तो ये कहूंगा भाई निकलवा लो, साथ साथ लिखते जाना, मजा आएगा।
तो ये 4 चरण होते हैं। व्यवहार होते उसे सबसे पहले लेखे की प्रारंभिक पुस्तक जर्नल में लिखा जाता है, जर्नल में काल क्रमानुसार लेखा किया जाता है। इस चरण को अभिलेखन कहते हैं। जर्नल में काल क्रमानुसार लेखा किया जाता है, फिर उसका एक अलग पुस्तक खाता बही में खतौनी की जाती है, ताकि अलग अलग आइटम, अलग अलग मद से संबंधित संपूर्ण व्यवस्थित रिकॉर्ड अलग अलग पेज पर एक जगह मिल जाए। तो उसके लिए खाता बही में खतौनी की जाती है। इसको बोलते हैं वर्गीकरण। खाता बही में खातों का शेष निकाला जाता है, खातों के शेषों की सूची तैयार कर तलपट बनाया जाता है और फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, ताकि बिजनेस में होने वाले लाभ, हानि और आर्थिक वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सारांशीकरण। और वित्तीय विवरणों या फिर अंतिम खातों की सूचनाओं को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि यूजर्स उसको जो है वो अपने उपयोग में ले सकें, अपने हिसाब से उपयोग में ले सकें, आवश्यकता के अनुसार उसका यूज कर सके। तो उसको बोलते हैं विश्लेषण। ये 4 चरण है, इसको विश्लेषण बोलते हैं। 4 चरण होते हैं। बस यही तो चारों चीजें हैं, यही तो चारों चीजें हैं। लेखांकन के चरण। ओहो, लेखांकन के चरण भाई कहाँ चले गए रे? आ जाओ रे, 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 लेखांकन के चरणों में आ जाओ रे भाई। लेखांकन के चरण ये रहे, लेखांकन के चरण ये देखो। सबसे पहला अभिलेखन। व्यवसाय के मौद्रिक व्यवहारों को लेखे की प्रारंभिक पुस्तकों, जर्नल या सहायक बहियों में व्यवस्थित रूप से दर्ज करना। सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट्स लाइक जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग। इसी को रिकॉर्डिंग कहते हैं। दूसरा है वर्गीकरण। जर्नल में की गई प्रविष्टियों से लेखे की द्वितीय पुस्तक यानी खाता बही में खतौनी करना। पोस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू द सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट्स फॉर द एग्जांपल लेजर। इसको बोलते हैं वर्गीकरण करना। तीसरा है संक्षिप्तीकरण, समराइजिंग। खाता बही में खोले गए सभी खातों का शेष निकालना, उनसे तलपट तैयार करना, वित्तीय विवरण तैयार करना। एक्सट्रैक्टिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स इन लेजर, preparing the trial balance and financial statement. This phase of accounting is called by the name of summarizing. And next one, analysis. वित्तीय विवरणों की सूचनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना, जो फाइनल अकाउंट बनाए थे उनमें जो इंफॉर्मेशंस थी उनको इस प्रकार अरेंज्ड वे में प्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना कि उसके विभिन्न जो हितधारक होते हैं, जैसे प्रबंधकों को जरूरत होती है, निवेशकों को जरूरत होती है, उनके द्वारा उनके आधार पर अपने निर्णय लिए जा सके। इसको बोलते हैं एनालिसिस। ये 4 विवरण होते हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। घटक, तत्व या अवयव बताइए। फेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस पूछे जा सकते हैं, या फिर फैक्टर्स और एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग पूछे। ये पीवाईक्यू भी है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये पीवाईक्यू है। आरएस मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। आरएस मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आरएस मेंस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। फटाफट से कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? इसका जवाब कैसे लिखना है फटाफट से बताइए। नाउ अकाउंट्स एंड ऑडिट आर वेरी सिंपल। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। हाँ, विकास जी कह रहे हैं इसको डायग्राम में लिखना ना ज़्यादा इजी है सर, ऐसे डायग्राम बना के याद भी जल्दी हो जाता है। जैसे आप लिखना चाहो मैं दोनों वे में लिखवा रहा हूँ बेटा,
ठीक है। विकास कह रहा है मेंस तो साथ साथ लिख रहा हूँ, लिखते रहो बेटा। कृष्ण, मैं तो साथ साथ लिख रहा हूँ, बिल्कुल तैयार कर लो। कृष्ण कुमार यादव यस सर, अंकित यस सर। फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका, फटाफट से कमेंट करके बताओ। ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन? मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ में आंसर करवा रहा हूँ, सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं अपनी, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीजें डिटेल से एक्सप्लेन हो रही है। मैंने आपको कल बोला था, आज आते ही फिर बोला था कि केवल इतना पढ़ लेने से, केवल इतना पढ़ लेने से बहुत सारी आपकी जो अकाउंटिंग है, बहुत सारी अकाउंटिंग है वो क्लियर हो जाएगी। पंकज शर्मा क्लियर है सर। अक्षित हाँ जी सर। फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, फटाफट से आ जाओ, कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताइए बेटा, फटाफट से कमेंट करके बताइए बेटा। फटाफट से कमेंट करके बताइए। सुनील कह रहा है डन सर। ठीक है बेटा, ठीक है, आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ। लेखांकन की विशेषताएं, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग। उपेंद्र फौजदार ऑल क्लियर है सर। विकास यस सर। चलिए बोर्ड पे देखिए। प्लीज एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन की विशेषताएं बताइए, लेखांकन के मुख्य लक्षण क्या हैं वो बताइए। तो लेखांकन का बेटा पहला लक्षण है कि साहब आर्थिक लेन देनों का रिकॉर्ड ही लेखांकन है। लेखांकन में आर्थिक लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाता है, केवल आर्थिक लेन देनों का रिकॉर्ड किया जाता है। जो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, केवल उन्हीं की रिकॉर्डिंग होती है लेखांकन में, सबकी नहीं होती है, पहली बात। दूसरी, रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। Only the transactions which can be measured in monetary terms are recorded in the books of accounts in the accounting. Is this clear? हाँ भाई ज्योति तंवर, ओके, ऑल क्लियर। दूसरा है व्यवस्थित प्रक्रिया, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। लेन देनों को एक निश्चित नियम और क्रम में दर्ज किया जाता है। अकाउंटिंग में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग एक सिस्टमेटिक वे में होती है, बिकॉज दे आर मेनी सर्टेन रूल्स फॉर अकाउंटिंग। आपको पढ़ने नहीं है वो रूल्स, पढ़ने नहीं है, बिकॉज आपका सिलेबस चेंज हो गया। लास्ट ईयर अगर लास्ट ईयर का सिलेबस अगर होता तो आपको पढ़ने होते कि पाने वाले को व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, सभी आयों और व्ययों को क्रेडिट करो, सभी आयों को क्रेडिट करो, सभी व्ययों को डेबिट करो, ये सब होता। सर आंसर तो आ गया, पर इसे लिखें कैसे वो एक बार समझा दो बेटा। भवानी सिंह जी वही तो समझा रहा हूं, अब इसमें क्या समझाऊं बताओ। ये क्वेश्चन है लेखांकन की प्रक्रिया के चरण, तो आपको क्या लिखना है। लेखांकन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। 1 नंबर डालकर हु बहू, 2 नंबर डालकर हु बहू, 3 नंबर डालकर हु बहू, 4 नंबर डालकर हु बहू। हो गया 50 शब्दों में, हो गया ना 50 शब्द पूरे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख दो, हिंदी वाले हिंदी में लिख दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 वर्ड एक में है। 4 में कितने हो गए, 14 चौका 56, 56 वर्ड हो गए। अच्छा 56 वर्ड हो गए, 56 वर्ड, 56 एक 57, 57 वर्ड हो गए, 57 वर्ड्स हो गए। तो 57 थोड़ा साइड में जमाए तो नोट कर लें, साथ साथ नोट बना लेंगे। पीयूष जी मेरे हिसाब से तो इतना टाइम तो नहीं मिल पाएगा, अकाउंटिंग पहली बार इतने अच्छे से समझ में आई है सर। ज्योति कह रही है थैंक यू बेटा, थैंक यू। साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ समझते जाओ, शाम को लिख लेना, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, हिंदी वालों को तो आज ही मिल जाएंगी। सर इसको समझ के डायग्राम बना के रट लेंगे। अरे यार फिर भी रट्टा मार दो, अरे समझ आ रहा हूँ, फिर भी रट्टे मारने की कहाँ जरूरत है बता, जरूरत ही नहीं है रट्टे मारने की। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। अपन विशेषताएं देख रहे थे, पहली है आर्थिक लेन देनों का रिकॉर्ड है। दूसरा है व्यवस्थित प्रक्रिया, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है क्योंकि इसमें नियम होते हैं। तीसरी चीज है कि वर्गीकरण और सारांश, लेन देनों का विभिन्न खातों में वर्गीकरण किया जाता है और उनका सारांश भी निकाला जाता है, उनका सारांश भी निकाला जाता है। विकास कह रहा है मजा आ गया सर, सारांश भी निकाला जाता है क्योंकि देखो खातों में वर्गीकरण किया जाता है, फिर आप क्या करते हो, फिर फाइनल अकाउंट, फिर बैलेंसिंग करते हो खातों की, ये लिख सकते हो आप, बैलेंसिंग करते हो, फिर ट्रायल बैलेंस तैयार करते हो और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो।
तो ये खातों का सारांशीकरण भी है। तो सारांशिक इसमें खातों का वर्गीकरण किया जाता है, अलग अलग खाते में ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है, खातों का शेष निकाला जाता है, तलपट बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो ये पूरा क्या है, ये एक वर्गीकरण और सारांश भी है। वित्तीय जानकारी प्रदान करना, हाँ भाई, अकाउंटिंग आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। अकाउंटिंग में दो पुस्तकें होती हैं, अकाउंटिंग में दो पुस्तकें होती हैं। एक आपके पास जर्नल होती है, यहां आपको डेट वाइज एज ए क्रोनोलॉजिकल वे, यानी कालक्रमानुसार लेखा मिलता है ट्रांजेक्शन्स का, इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है। दूसरी चीज आपकी लेजर, यहां से क्या मिलता है, यहां से आइटम वाइज इंफॉर्मेशन मिलती है, मदवार सूचनाएं मिलती हैं। फिर आप फाइनल अकाउंट तैयार करते हो इसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पी एंड एल अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। यहां से आपको लाभ हानि का पता लगता है, और फिर आप एक बैलेंस शीट बनाते हो, चिट्ठा बनाते हो। यहां से आपको वित्तीय स्थिति, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है, ये भी पता लगता है। तो ये अकाउंटिंग से अपने को वित्तीय जानकारियां, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, या फिर यूं कह दूं इकोनॉमिक इंफॉर्मेशंस भी मिलती है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद में है निर्णय लेने में सहायक। अब आपको पता लग जाएगा, अकाउंटिंग देख करके आप किसी कंपनी का अकाउंटिंग देखोगे, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको उन लोगों को उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपको माल सप्लाई उस कंपनी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो भी जानकारी है, सारी की सारी जानकारी है, वो यहां से अकाउंटिंग से आपको मिल जाती है। तो निर्णय भी वहां से ले सकते हो आप। तो ये आपका हो गया, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगला एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, फिर आपके कमेंट लेता हूं। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, लेखांकन की विशेषताएं या लक्षण बताइए। एक्सप्लेन द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका क्वेश्चन बनता है, इसका जवाब आप लिख दोगे। मैंने आपको यहाँ अभी कितनी 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 बताई हैं आपको, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी, ये पांच, मैंने आपको पांच आपको बता दी हैं विशेषताएं। तो ये सर मैंने पहले फाउंडेशन बैच में कोचिंग कर रखी है, अभी मैं मेंस की तैयारी करने जा रहा हूँ सर, मैं नोट्स नहीं लिखना चाह रहा हूँ, तो कैसे मैनेज करूँ? और बुक जब तक आएगी मैं बुक से पढ़ूंगा, बाद में तो काफ़ी लेट हो जाएगा, बैकलॉग हो जाएगा। नहीं नीरज जी, आप एक काम करिए, वेरी सिंपल तरीका बताता हूँ, कल ही आपको पीडीएफ मिल जाए, आज ही पीडीएफ मिल जाएगी, आज की डेट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, बुक आएगी तब देखा जाएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए अगर ऐसी बात है तो वहां से, ठीक है। चलिए अगला 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 पॉइंट देखते हैं, लेखांकन के उद्देश्य या लाभ या महत्व क्या क्या है। इससे पहले अपन देख ले, सबसे पहले अपन ने देखा, सबसे पहले अपन ने देखा बेसिक टर्मिनोलॉजी। अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन कौन से काम में आती है। सबसे पहले आपने देखा कैपिटल क्या होता है, दूसरा आपने देखा ड्राइंग्स क्या होती है, तीसरा आपने देखा कि गुड्स क्या होता है, चौथा आपने देखा कि एसेट्स क्या होती है, पांचवा आपने देखा लाइबिलिटीज क्या होती हैं, छठा आपने देखा लाइबिलिटीज के बाद में क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सातवां आपने देखा कि डेटर्स क्या होते हैं, आठवां आपने देखा कि ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, नौवां आपने देखा देखा कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, दसवां आपने देखा कि वाउचर क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा
कि अकाउंटिंग क्या होती है। इसमें 3 चीज़ें पढ़ी। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना पढ़ी, फिर अकाउंटिंग की मीनिंग पढ़ी, मीनिंग क्या होता है, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन पढ़ी। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपने पढ़ी एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की एसेंशियल कंडीशंस पढ़ी। चौथी चीज़ आपने क्या पढ़ी, चौथी चीज़ आपने पढ़ी फीचर्स कह दो, या फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी। उसके बाद में आपने क्या पढ़ा, उसके बाद पांचवी चीज़ आपने जो पढ़ी वो पढ़ी फेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कौन कौन से चरण होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक अपन ने। अगला अपन पढ़ने जा रहे हैं, अगला पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है, लाभ क्या मिलता है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। ओके सर जी, थैंक यू सर। आपने बोर्ड से जो शॉर्ट में समझाया है उसकी क्लास पीडीएफ मिल जाएगी क्या बेटा? इसकी बात तो आपको करनी पड़ेगी। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ भी डलवा देंगे, हमें क्या दिक्कत है उसमें, इसकी पीडीएफ भी कोशिश करेंगे बेटा, मिल जाएगी। सर एक बात पूछनी थी, फटाफट पूछे पंकज जी। उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य व्यवसाय में हुए मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवहारों का उचित और व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत है। देखो, एक अकाउंटिंग क्यों की जाती है, क्या सोच के अकाउंट, उद्देश्य का मतलब होता है क्या सोच के करते हो। आंसर लिखने के नोटबुक कहाँ से ले बेटा, ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता, मैं मार्केट के बारे में कम जानता हूँ। क्वेश्चन में साथ साथ लिखवाते जा रहा हूं, उनका जवाब आप लिख लेना। क्वेश्चन साथ साथ लिखवा रहा हूं, उसके आंसर राइटिंग साथ साथ करवा रहा हूं, अब आप बिना देखे लिखना बेटा। क्वेश्चन आंसर राइटिंग करवा रहा हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप क्या सोच के अकाउंटिंग करते हो, क्या सोच के अकाउंटिंग करते हो, तो अकाउंटिंग क्या सोच के करते हो। पहली सोच है कि आपको जानकारी मिल जाएगी, या यूं कह दूं कि एक व्यवस्थित रिकॉर्ड, लेन देनों का एक अरेंज्ड रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा आपके पास। उसके लिए अब बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, सबको याद रखना मुश्किल है, असंभव है, तो सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन हैं उसको लिख ले ताकि एक व्यवस्थित रिकॉर्ड आपके पास में हो जाए। रिकॉर्ड के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जर्नल, इस जर्नल में जो रिकॉर्ड होता है वो कालक्रमानुसार होता है। और दूसरा लेजर या फिर खाता बही, खाता बही में होता है, इसमें आइटम वाइज मदवार रिकॉर्ड होता है, तो आपको एक व्यवस्थित रिकॉर्ड मिल जाएगा। पहली बात यही बात कह रहा है कि व्यवसाय में हुए मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवहारों का उचित या व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना, यह उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य से अकाउंटिंग की जाती है, लेखांकन किया जाता है। एक संस्था में अनेक वित्तीय व्यवहार होते हैं जिनको किसी व्यवसायी द्वारा याद रखना मुश्किल है, इसलिए उनके रिकॉर्ड के लिए उनका अभिलेखन किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उनको देखा व सूचनाएं ली जा सके। देयर आर मेनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन which are difficult for a businessman to remember them. Therefore, they are recorded so that they can be viewed or they can be referred for information can be obtained when needed. जब जरूरत पड़े तब वहां से काम में ले सके। जर्नल में व्यवहारों का तिथिवार रिकॉर्ड होता है और खाता बही में व्यवहारों का मदवार रिकॉर्ड होता है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज ए क्रोनोलॉजिकल वे या और डेट वाइज इन जर्नल एंड ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आइटम वाइज इन लेजर। तो पहला तो ये सोचकर ताकि अपने को रिकॉर्ड मिल जाए। सर प्लीज डोंट एड्रेस सच स्टूपिड क्वेश्चंस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो कहने का मतलब है लेखांकन में उद्देश्य या लाभ हानि का महत्व क्या है, तो क्यों किया जाता है लेखांकन। पहली ये सोच होती है कि सब हम जो हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनका अपने को एक रिकॉर्ड मिल जाएगा। दूसरा है व्यवसाय में हुए लाभ हानि का निर्धारण। तो लाभ हानि देखो, मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी बता दूं कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, ताकि एक व्यवस्थित रिकॉर्ड मिल जाए, ताकि लाभ हानि की जानकारी आपको मिल जाए। तो साल के एंड में यदि आपका बिजनेस है तो आप 2 अकाउंट बनाते हैं,
पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं यानी व्यापार खाता। ये आपको क्या देता है? ये आपको सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट की जानकारी देता है। दूसरा आप पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता तैयार करते हैं। ये आपको क्या देता है? ये आपको शुद्ध लाभ की जानकारी देता है, नेट प्रॉफिट की जानकारी देता है। अगर आपका बिजनेस नहीं है, आप कोई एनजीओ चला रहे हो या आप ट्रस्ट चला रहे हो, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं बना रहे हो, तो यहां पे आप जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। ये आय व्यय खाता आपको क्या बताता है? ये आयों का व्ययों पर, भाई लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसमें लाभ ज्ञात नहीं किया जाता है। लाभ ज्ञात नहीं किया जाता है, इसमें आयों का व्ययों पर कितना आधिक्य है, मतलब आय व्ययों से कितनी ज्यादा हुई है। एक ट्रस्ट हो गया, एक एनजीओ हो गया, उनमें ये बनाया जाता है लाभ हानि ज्ञात करने के लिए। देखो पहला क्या था? पहला था कि आपके पास जो जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनका एक रिकॉर्ड तैयार हो जाए। उसके लिए आप जर्नल रखते हो, लेजर रखते हो। फिर आपको लाभ हानि का पता लग जाए, उसके लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट या पी&एल अकाउंट बनाते हो। और ट्रस्ट या एनजीओ है तो उसमें आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, ये तैयार करते हो। यही तो लिखा है। देखो, व्यवसाय में हुए लाभ हानि की जानकारी के लिए व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनाया जाता है। गैर व्यापारिक जो संस्थाएं होते हैं, एनजीओ होते हैं, उनके द्वारा लाभ हानि के स्थान पर आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। To know the profit or loss in the business, a trading account and profit and loss account are prepared, whereas non-trading organizations prepare an income and expenditure account instead of profit and loss account. Profit and loss account की जगह और वो income and expenditure account बनाते हैं। ये दूसरा उद्देश्य हो गया। पहला उद्देश्य है कि व्यवस्थित रिकॉर्ड मिले, दूसरा उद्देश्य है लाभ हानि की जानकारी मिल जाए, तीसरा उद्देश्य है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी, संपत्तियों और दायित्वों का निर्धारण करने के लिए। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? उसके लिए बैलेंस शीट तैयार की जाती है। बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं बेटा चिट्ठा तैयार किया जाता है। चिट्ठा तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट में एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज दिखाई जाती हैं, यानी कि आपके दायित्व बताए जाते हैं, और दूसरी तरफ आपकी असेट्स बताई जाती हैं, संपत्तियां बताई जाती हैं। कितनी आपके दायित्व हैं, कितने पैसे बाहर वालों को चुकाने हैं, कितनी आपके पास संपत्तियां हैं, ये चीजें बताई जाती है। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार हो जाए, उसके लिए अकाउंटिंग की जाती है। दूसरा, आपको लाभ हानि का पता लग जाए, उसके लिए पी&एल अकाउंट तैयार किया जाता है। अच्छा, इसके लिए क्या बनाया जाता है? इसके लिए एक जर्नल बनाई जाती है और एक खाता बही तैयार की जाती है। जर्नल और लेजर तैयार किए जाते हैं। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट बनाया जाता है। और अगर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ वगैरह है या फिर ट्रस्ट वगैरह है, तो उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तीसरी वित्तीय स्थिति की जानकारी मिल जाए, उसके लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो इसमें आपको बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, इसमें आपकी लायबिलिटी और असेट्स दिखाई जाती है। तो तीन उद्देश्य तो हो गए: रिकॉर्ड तैयार करना, लाभ हानि का पता लगाना, वित्तीय स्थिति का पता लगाना। वित्तीय स्थिति क्या कहता है? एक निश्चित तिथि को संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है, मतलब संस्था की संपत्तियां, दायित्व और पूंजी कितनी है, निर्धारण करने के लिए चिट्ठा बनाया जाता है। अकाउंटिंग की क्या हो गए? भविष्य में प्रमाण के रूप में उपयोग करना। मान लो आपने किसी को माल बेचा है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लिया,
और आप उसके पैसे मांगते हो, वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो आप कोर्ट में जाके खड़े हो सकते हो। इस अकाउंटिंग के बिहाफ पर आप कोर्ट में जाके कह सकते हो कि कोर्ट वालों देखिए, हमने इनको माल बेचा है, ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है। तो प्रमाण के रूप में, एविडेंस के रूप में, प्रूफ के तौर पर, और कोर्ट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वैलिड मानता है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मानता है कि हाँ इसने लिखा है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन हुआ है, कि सर हमने ये ट्रांजैक्शन लिखा है, हमने माल बेचा है, इसलिए हमारा पैसा दिलवाइए। कोर्ट उसके ऊपर आपके साथ खड़ा होगा। तो प्रमाण के रूप में भी अकाउंटिंग को काम में लिया जा सकता है, टू यूज एज एविडेंस फॉर द फ्यूचर, और विभिन्न हितधारकों, उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं उपलब्ध करवाना। मान लो आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, तो किसी को आपके बिजनेस के बारे में कैसे पता लगेगा? पता नहीं लगेगा। पता कैसे लगेगा? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा तो उसको पता लगेगा कि साहब वास्तव में आप क्या क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, क्या हुए हैं। तो अकाउंटिंग इसलिए भी तैयार किया जाता है ताकि मैनेजमेंट है वो निर्णय ले सके, ताकि लेनदार देनदार हैं वो निर्णय ले सकें, ताकि जो सप्लायर हैं वो निर्णय ले सकें कि सप्लाई करनी या नहीं करनी, ताकि इन्वेस्टर निर्णय ले सकें कि आपकी कंपनी में निवेश करें या नहीं करें, ताकि सरकार निर्णय ले सके कि साहब इसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, नहीं लगाना है। अकाउंटिंग सारे जितने भी हितधारक होते हैं उनको जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं ताकि वो लोग निर्णय ले सकें। क्लियर? तो ये 5 इसके उद्देश्य हो गए। अब यहां से एक क्वेश्चन लिख लीजिए, यहां से क्वेश्चन लिखिए। उद्देश्य बताइए। तो उद्देश्य में 5 उद्देश्य बता दोगे आप। एक व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना, डिटेल से लिख दोगे इसको, मैंने डिटेल से बताया आपको। दूसरा, लाभ हानि का निर्धारण करना। तीसरा, वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना। चौथा, भविष्य के लिए प्रमाण के रूप में। और पांचवा है कि साहब इस हितधारकों को सूचनाएं उपलब्ध करवाना। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट जाए और क्वेश्चन आ जाता कि लेखांकन के लाभ या महत्व बताए, तो केवल लैंग्वेज चेंज करनी है, लिखने यही 5 पॉइंट है। लेखांकन का लाभ क्या है? लेखांकन से अपने को वित्तीय व्यवहारों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड प्राप्त हो जाता है। लेखांकन से हमें लाभ हानि का निर्धारण कर सकते हैं। लेखांकन से वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लेखांकन भविष्य के लिए एक प्रमाण के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। लेखांकन हितधारकों को सूचनाएं उपलब्ध करवाता है। ये क्वेश्चन यहाँ आ गया। महत्व पूछ ले, लाभ पूछ ले या उद्देश्य पूछ ले, तो ये क्वेश्चन भी फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई, समझ में आ गया क्या? मैं साथ साथ आंसर राइटिंग करवा रहा हूं। ये 6ठा क्वेश्चन है आज का। 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 5-5 नंबर के हिसाब से सारा मैटर लिखवा रहा हूं। तो नोट्स भी के दे, ई नोट्स प्लीज। शंकर जी आपके लिए अलग से आऊं क्या अनाउंसमेंट करने के लिए? कल से अनाउंसमेंट कर रहा हूं, आज आया तब से अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि आज की डेट में आपको एप्लीकेशन के ऊपर सारे नोट्स मिल जाएंगे। अंजलि कह रही है समझ आ गया। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, बताइए फटाफट, बताइए फटाफट। हम्म 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 विकास समझ आ गया, अंजलि समझ में आ गया, फटाफट से बताओ। शंकर जी मैं अभी ही आया था, सॉरी सर, कोई बात नहीं, सुबह से यही अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जब से क्लास में आया तब से अनाउंसमेंट कर रहा हूं दैट द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन इन डेट टुडे। ठीक है, सुनील जी आ गया, पंकज जी आ गया, शंकर जी, शंकर संस्कार है, अच्छा सोनी जी
संस्कार हो आप, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, लेखांकन की सीमाएं पूछ, हर चीज की पॉजिटिव ही पॉजिटिव बातें होती हैं, क्या नेगेटिव कुछ नहीं होता? नेगेटिव भी होता है बेटा। सुरेश कुमार गॉट इट सर, थैंक यू। ये नेगेटिव बातें केवल आर्थिक लेन देनों को ही दर्ज किया जाता है, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना या कोई भी व्यवहार विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अकाउंट इन अकाउंटिंग। लेखांकन में, लेखे की पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड किया जा सकता है, उन्हीं लेन देनों का अभिलेखन किया जा सकता है जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। जिनको मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते, जैसे ईमानदारी हो गई, वफादारी हो गई, जैसे कार्य कुशलता हो गई कर्मचारियों की, जैसे ग्राहकों की संतुष्टि हो गई, इन चीजों को मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता। सो दे कांट रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेखांकन की पुस्तकों में लेखांकन के रूप में उनको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो पहली तो ये नेगेटिव बात है। दूसरी, भविष्य की जानकारी नहीं देता, केवल जो घटना घटित हो गई केवल वो लेखांकन बताता है, भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताता। लेखांकन वो है जो घटना घटित हो गई उसको लिख दिया, उसका इंपैक्ट लिख दिया, भविष्य में क्या होगा उसका अनुमान लेखांकन नहीं बताता है। तीसरा, अनुदान और व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित होता है, यानी कि पहला है ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। दूसरा है इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर। तीसरा है आपका इट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स। जैसे मुद्रा के रूप में जैसे कई सारी चीजें हैं। मान लो मैंने फर्नीचर खरीदा, ये 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, साल के एंड में मैं कहता हूं इसका मूल्य है वो 1 लाख नहीं बचा, 80,000 बचा। ये मेरा पर्सनल व्यू है भाई, 80,000 रुपए बचा तो 20,000 रुपए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा अनुमान है। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस अनुमान के आधार पर भी किए जाते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। कभी कभी गलतियां हो सकती हैं, गलतियां हर इंसान से होती हैं, हर इंसान गलतियों का पुतला होता है और इंसान गलतियां करता है, इसलिए गलती यहां भी हो सकती है और गलतियां हो सकती हैं। इसका मतलब ये भी अकाउंटिंग की एक लिमिट है, सीमा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लाभ और सीमा दोनों पूछे जा सकते हैं। 5 पॉइंट लाभ के लिख दीजिए, 4 पॉइंट सीमाओं के लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगली बात, अगला मुद्दा है लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता कौन कौन हो से। बिजनेस के अंदर कोई आदमी है और उसको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं काम आ रही है, तो वो आंतरिक यूजर है, इंटरनल यूजर है, आंतरिक उपयोग करता है। और बिजनेस के बाहर का कोई व्यक्ति है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बिजनेस के अंदर की व्यक्ति नहीं है, बिजनेस के बाहर की व्यक्ति है। जैसे कोई सप्लायर है, सप्लायर बाहर का व्यक्ति है, इन्वेस्टर है, बाहर का व्यक्ति है, बाहर का कोई व्यक्ति है और उसको लगता है कि अपने को बिजनेस की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं काम आएंगी, तो वो एक्सटर्नल यूजर हैं, वो बाह्य हैं। लेखांकन सूचना व्यवसाय संबंधित विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाते हैं। इन उपयोगकर्ताओं 2 भागों में बांटा जाता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस are used by various individuals and institutions related to the business. These users are divided into two parties या two parts. आंतरिक उपयोगकर्ता, इंटरनल यूजर्स की बात कर रहे हैं, ये वे व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय के अंदर कार्य करते हैं और निर्णय लेने के लिए लेखांकन जानकारी का उपयोग करते हैं। दीज आर द इंडिविजुअल्स हु वर्क इनसाइड द बिजनेस एंड यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये तो वो होते हैं अंदर वाले। अंदर वाले कौन कौन है? एक तो मालिक हो गया, मालिक लाभ आने की जानकारी कहां से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा। मालिक पूंजी कितनी है इसकी जानकारी कहां से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा। मालिक व्यवसाय की प्रगति जानने के लिए सूचनाएं कहां से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा भाई। दूसरे हो गए प्रबंधक, मैनेजमेंट, योजना बनानी है, सूचनाएं कहां से लेगा भाई? अभी दीपावली आने वाली है तो स्टॉक एक्स्ट्रा में लाके रखना पड़ेगा। स्टॉक का पता कैसे लगेगा? पिछले साल का अकाउंट उठा के देखो भाई, पिछले साल कितनी बिक्री हुई थी, उतना माल इस साल लाके देखेंगे। तो अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेगा निर्णय करने के लिए, टू कंट्रोल, टू डिसीजन मेकिंग। ये सूचनाएं कहां से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा। तीसरे कर्मचारी है, कर्मचारी वेतन, बोनस, नौकरी की स्थिति जानने के लिए सूचनाएं कहां से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा। अकाउंटिंग से पता लगेगा प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने को सैलरी टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर अकाउंटिंग अच्छी है, अकाउंटिंग में प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, इसका मतलब वो आश्वस्त हो जाए कि मुझे सैलरी टाइम पे मिलने वाली है। और अगर अकाउंटिंग में लॉस हो रहा है तो फिर वो अंदर से हिल जाएगा, यार मेरी तो नौकरी खतरे में है, मेरे को पता नहीं निकालेंगे कि रखेंगे, पता नहीं मुझे सैलरी टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तीसरा है लेखा विभाग, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट सही रिकॉर्ड रखने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए अकाउंटिंग सूचनाएं। तो ये तो हो गए सारे के सारे इंटरनल, ये तो हो गए इंटरनल, बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं और अकाउंटिंग की सूचनाओं को यूज कर रहे हैं।
इसके अलावा कुछ बाहरी भी होते हैं, बाहर वाले भी होते हैं, घर वाले बाहर वाले, घर वाले भी होते हैं, बाहर वाले भी होते हैं। बाहर वाले कौन कौन से? देखो, ये वे व्यक्ति और संस्थाएं होती हैं जो व्यवसाय के बाहर होती हैं लेकिन किसी न किसी रूप में उससे जुड़ी होती हैं। दीज आर द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस दैट आर आउटसाइड बिजनेस बट आर कनेक्टेड टू इट सम वे। प्रमुख बाह्य उपयोगकर्ता कौन कौन है? पहले इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्ट होते हैं, सोचना है भाई यहाँ इस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है या नहीं है, ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लॉस हो रहा है, ये पता लगाते हैं कहां से? अकाउंटिंग से। और फिर डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस कंपनी के शेयर खरीदने या नहीं खरीदने हैं, मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। उसके बाद में आते हैं लेनदार या ऋणदाता। लेनदाता ये जानने के लिए कि व्यवसाय को ऋण चुकाने में सक्षम है या नहीं है। लेनदार पता लगाते हैं मेरा टाइम पे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। कहां से पता लगता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता लगता है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं, भाई बैंक पता करता है कि इसको लोन देना है या नहीं देना। कहां से पता लगेगा? अकाउंटिंग से पता लगेगा। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आपकी इंटरनल छाया है, आपका परिदृश्य है, आपके बारे में इकोनॉमिकली सारी चीजें बता देता है। तो बैंक है वो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता लगाता है कि आपको लोन देना है या नहीं लेना है, आपका लोन सैंक्शन करना है या रिजेक्ट करना है लोन की एप्लीकेशन, या फिर वित्तीय स्थिति की जानकारी का मूल्यांकन करती है सरकार करके निर्धारण में कानूनी अनुपालना हो रही है, कानून को लागू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, टैक्स प्रॉपर दे रहे हो नहीं दे रहे हो, इस चीज का पता कहां से लगाएंगे? अकाउंटिंग से लगाएंगे। तो अकाउंटिंग से क्या हो रहा है? अच्छा, ग्राहक दीर्घकालीन संबंधों और सेवाओं की स्थिति के लिए, साहब ये कंपनी अच्छी चल रही है, इसने पिछले साल अच्छा माल बेचा था, इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने खरीदा, इसका मतलब इसका रिव्यू अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? तभी तो बहुत सारे लोगों ने खरीदा, और बहुत सारे लोगों ने खरीदा तो मैं भी खरीद लेता हूं। तो वो भी पता लगाते हैं। आपूर्तिकर्ता सप्लायर अकाउंटिंग देखता है और पता लगाता है, अच्छा पिछले बार किस किस से माल खरीदा था, उसको टाइम पे पेमेंट दिया है कि नहीं दिया है। अगर उसको टाइम पे दिया है तो मैं भी अब की बार उधार दे दूंगा, ताकि मेरे को भी टाइम पे पेमेंट मिल जाएगा। और कोई कंपनी यदि टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में वो पेमेंट नहीं, वो उधार माल नहीं बेचते हैं। तो सप्लायर उधार देने से पहले भुगतान क्षमता जानने के लिए लेखांकन। तो लेखांकन के दो यूजर होते हैं। अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है, इसके यूजर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल व्यवसाय के भीतर कार्यरत हैं, और ये व्यवसाय के बाहर वाले हैं। इसमें कौन कौन आता है? मालिक आते हैं, प्रबंधक आते हैं, कर्मचारी आते हैं, और लेखा विभाग आता है। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें निवेशक आते हैं, सरकार आती है, समाज आता है, आपूर्तिकर्ता आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, गवर्नमेंट आता है, सोसाइटी आती है, सप्लायर आते हैं, और उसके बाद में और कौन आता है? और भी जैसे बैंक हो गया, बैंक वगैरह, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो आते हैं। ये सब एक्सटर्नल में आते हैं, ये सब इंटरनल में आते हैं। ये सूचनाओं को काम में लेते हैं कहीं ना कहीं। बहुत स्पीड से पढ़ा रहे हो लक्ष्मी जी, स्पीड से कहाँ पढ़ा रहा हूँ? ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि मालिक लाभ हानि की जानकारी या वित्तीय स्थिति की जानकारी या बिजनेस में कैसी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा। मैनेजमेंट है वो निर्णय लेने के लिए या फिर डिसीजन लेने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जानकारी कहाँ से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा। कर्मचारी बोनस की, सैलरी की, इनकी जानकारी के लिए, उनका उस संस्था में भविष्य कैसा, उसकी जानकारी के लिए सूचनाएं कहाँ से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा। लेखा विभाग प्रॉपर अकाउंट तैयार करने के लिए, रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहां से लेगा? ग्राहक भाई में आ गया, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ग्राहक आ गया, ये भी आ गया। निवेशक बाहर वाला है, इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, इस चीज की जानकारी कहां से लेगा बेटा? वो भी अकाउंटिंग से लेगा। सरकार टैक्स कितना है, टैक्स पूरा दिया है कि नहीं दिया है, नियमों को लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जानकारी कहां से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा। समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अकाउंटिंग से। आपूर्तिकर्ता, मैं उधार में माल दूं या नहीं दूं, मेरे को टाइम पे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जानकारी कहां से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा। बैंक लोन सैंक्शन करूं या नहीं करूं, मुझे टाइम पे पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, जानकारी कहां से लेगा? अकाउंटिंग से लेगा। ग्राहक,
भाई ग्राहक लंबा संबंध बनाना है या नहीं बनाना है, पता कहाँ से लगेगा? अकाउंटिंग से लगेगा। यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें हैं। चलिए बाकी का कल देखते हैं।